जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड की इकोनॉमी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ लिया था। अब इस यूनिट में दिल्ली सल्तनत में सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं, एक तो इकोनॉमी और दूसरा है लिटरेचर, म्यूजिक एंड पेंटिंग, जो हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूरी अर्थव्यवस्था, सल्तनत काल में कैसी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। मतलब अगर हम बात करें तो इनकी कृषि, एग्रीकल्चर वगैरह कैसा हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, इंडस्ट्री है, इनके यहाँ मॉनेटरी सिस्टम या मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। ठीक, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इकता सिस्टम को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी के साथ साथ हम इकता सिस्टम देखेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के समय में चालू हुआ था। हम देखेंगे कि ये एकता सिस्टम क्या था, इसके क्या फीचर्स थे, क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। क्लियर? तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्योंकि इकोनॉमी काफी बड़ा है इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, ठीक, तो द अराइवल ऑफ द तुर्क्स ब्रॉट अबाउट सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि तुर्क के आगमन में, मतलब जो तुर्क भारत आए, ठीक है, तो उन्होंने, इतिहासकार ऐसा मानते हैं, मतलब कुछ हिस्टोरियंस, कि उनके आने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, मतलब कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। ऑल्दो हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। देखिए, अब अलग अलग हिस्टोरियंस या अलग अलग इतिहासकारों ने इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों दोनों को विभाजित किया। मतलब तुर्कों के आने से परिवर्तन तो आया, लेकिन वो परिवर्तन सकारात्मक था या नकारात्मक था, ये अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बताया। कुछ हिस्टोरियंस ने इसको सकारात्मक बताया है, पॉजिटिव बताया, और कुछ हिस्टोरियंस ने इसको नेगेटिव बताया, मतलब नकारात्मक बताया। ठीक है, तो इसको विभाजित किया गया पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट में। ठीक है, अब अधिकांश अगर हम बात करें मोस्टली, तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन और हैंडीक्राफ्ट्स वेयर एनकरेज्ड बाय द सुल्तान्स। देखिए, सुल्तानों ने बेसिकली तीन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। एक था वाणिज्य व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स पे। दूसरा नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे अर्बनाइजेशन किस तरीके से हुआ। ठीक है, आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक तो वाणिज्य व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, और तीसरा जो था वो था हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब दास्तकारी। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है दास्तकारी। तो इन तीन चीजों को प्रमोशन दिया गया था किसके द्वारा, या एनकरेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था, सुल्तान के द्वारा। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन अबाउट सल्तनत इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसकी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है। ठीक है, तो आईने अकबरी एक किताब थी, उससे मिलती है। इसके अलावा संस्कृत और पर्शियन कुछ टेक्स्ट रहे हैं। ठीक है, इवन जो फॉरेन ट्रेवलर्स रहे, जैसे इबान बतूता रहे, वर्नियर रहे, ठीक है, इन्होंने भी अपनी किताबों में इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सल्तनत कालीन में, वो सब इन्हीं किताबों से लिया गया है। ठीक है, मतलब इन्हीं किताबों में बताया गया कि सल्तनत काल में किस तरीके से अर्थव्यवस्था करा चलती थी। ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कृषि से। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो थी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी सल्तनत पीरियड में। ठीक है, देखिए, हमारे देश को कृषि प्रधान देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। आप कोई भी हिस्ट्री की कोई भी डायनेस्टी आप उठा के देख लीजिए, प्राइमरी एस्पेक्ट हमारा जो था, या प्राइमरी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी, वो क्या थी, एग्रीकल्चर। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कृषि के बारे में। ठीक है, तो अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो सबसे मेन ऑक्यूपेशन जो होता था वो एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, सल्तनत पीरियड में जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन या हम कहें मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक, रूरल जो इकोनॉमी थी, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये पूरी तरीके से कृषि पर बेस्ड थी, वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस। मतलब कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट थी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। ठीक, अब सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो हैं फसलें कौन कौन सी उगती थी, मतलब क्रॉप्स कौन कौन सी होती थी, तो अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर पैडी होता था। ठीक है,
पैडी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो धान, ठीक है, धान कहा जाए मतलब चावल बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो धान की खेती कहाँ होती थी? पूर्वी भारत में, ठीक है। इसके बाद अगर हम दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में गन्ना बहुत होता था, शुगर केन, ठीक है। तो आपको याद रखना है दक्षिणी भारत में क्या होता था? शुगर केन होता था। इसके अलावा गेहूं होता था, कपास होता था, कॉटन, अगर हम बात करें तो सिल्क, रेशम हुआ करता था, ठीक है, रेशम याद रखिएगा, सिल्क हुआ करता था। और इवन खंबात रीजन में, ठीक है, जो खंबात रीजन है वहां पर क्या हुआ करता था? सिल्क हुआ करता था। और इसके अलावा हुआ करता था नील, जिसको हम इंडिगो कहते हैं, ठीक है। ये बयाना और सरखेज यहां पर हुआ करता था, ठीक। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी प्रमुख फसलें हुआ करती थी। तो जो धान हुआ करता था वो पूर्वी भारत में होता था, गन्ना दक्षिणी भारत सदर्न इंडिया में, इसके अलावा गेहूं, कपास, रेशम, रेशम कहाँ हुआ करता था? खंबात रीजन में। और इंडिगो की अगर हम बात करें तो ये बयाना सरखेज रीजन में हुआ करता था, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम देखें, ठीक, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कनाल्स, ठीक है, राहत, अर्घात, अघात, ये सारे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया था, ठीक है। मतलब कनाल वगैरह आप याद करिए, तुगलक डायनेस्टीज में गियाजुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने कनाल बनवाए थे, कई सारे कनाल बनवाए थे। तो गियाजुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाए थे? कैनाल्स बनवाए थे। अब देखिए कनाल्स किस लिए बनवाए गए थे? इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन किस में मदद करता है? कृषि में, ठीक है। तो डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए गियाजुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नहर है वो है यमुना नहर, ये आपको याद रखना है, यमुना नदी पर नहर बनवाई गई थी। यमुना कनाल वॉज द मोस्ट फेमस कनाल, सबसे फेमस कनाल कौन सी थी? यमुना कनाल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ठक्कर पैरू करके एक इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि टोटल 25 तरीके के फसल हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। मतलब ठक्कर पैरू ने यह बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में टोटल 25 तरीके की फसलें हुआ करती थी, ठीक। और इबान बतूता ने जो बताया कि उसने 3 टाइप्स की बताई, ठीक है। और अदर हिस्टोरियंस ने 2 टाइप का राइस कल्टीवेशन बताया, मतलब चावल की खेती, ठीक है। तो इबान बतूता ने 3 प्रकार के चावल की खेती बताई थी, और जो अदर हिस्टोरियंस थे उन्होंने 2 प्रकार के चावल की खेती बताई थी, ठीक है। तो 2 प्रकार के चावल की खेती की बात करी गई थी। और इबान बतूता ने कितने की बात करी थी? 3 प्रकार की बात करी थी, ठीक है। और ठक्कर पैरू ने यह बताया था अलाउद्दीन खिलजी के समय 25 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया गया है, 25 प्रकार की फसलें, ठीक है, 25 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया गया है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए दीवाने कोही नाम का डिपार्टमेंट बनवाया गया था। आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नाम का एक विभाग बनवाया था, जिस विभाग का काम था लोगों को तकवी या तकावी लोन देना, लोन देना किसको? कृषि, कृषि करने वालों को, ठीक है, मतलब जो अपने ऋण प्रदान करना, ठीक है, कृषकों को, फार्मर्स को, ठीक है। तो तकवी या तकावी लोन क्या होता था? मैंने आपको बताया था दीवाने कोही में क्या किया जाता था, जो किसान रहता था, ठीक है, उसको फसल के लिए, उसको बीजों के लिए, उसको मतलब जो भी कृषि के लिए पैसा चाहिए होता था कम करने के लिए, वो पैसा कौन प्रोवाइड करता था? दीवाने कोही, तकवी या तकावी लोन के नाम पे, ठीक। उसके बाद क्या होता था? वो कृषक अपना खेत मतलब किसानी करता था, किसानी करने के बाद जब फसल कटती थी उसको जब वो बेचता था तो उससे जो कमाई होती थी उससे क्या करता था? ये लोन पटाता था ब्याज के साथ, ठीक है। तो ब्याज के साथ लोन दिया जाता था जिसको बोला गया तकावी लोन। क्लियर है, ठीक। तो ये पॉइंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने क्या क्या देखा? सबसे पहली बात तो सल्तनत काल में कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः इसी पर आधारित थी, ठीक। इसके अलावा बात करें तो जो प्रॉपर क्रॉप्स हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं? अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पर पैडी हुआ, धान। इसके बाद अगर हम शुगर केन की बात करें तो वो सदर्न इंडिया में। फिर कॉटन, कॉटन है, सिल्क है, वीट है, नील है, ये सारी चीजें उत्पादन हुआ, ठीक। फिर कृषि के उत्पादन के लिए नहरें बनवाई गई, किसके द्वारा? गियाजुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसमें यमुना नहर जो रही वो सबसे प्रसिद्ध रही। फिर ठक्कर पैरू जो रहे उन्होंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर 25 फसलों का उल्लेख किया उन्होंने,
इबान बतूता ने 3 प्रकार के और अदर हिस्टोरियंस ने 2 प्रकार के चावल की खेती का जिक्र किया। ठीक, और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर के मतलब कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नाम का विभाग बनवाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसका काम था तकाबी लोन कृषकों को देना, जिससे वो अपनी खेती कर सकें और खेती करने के बाद जब कटाई हो जाए तो उसके बाद फिर वो उसको बेच के लोन चुकता कर सके। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। देखिए सल्तनत काल में पशुपालन का भी बड़ा रोल था। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैक्स लगाया था, चरई कर। आपने देखा हो चरई टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो किसके ऊपर लगाया था? वो इन्हीं पशुपालकों के ऊपर लगाया था कि ये जो चरवाहे लोग जो पशुपालन करते हैं, ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं, तो ये चराते हैं। ठीक है, आप उनकी टेरिटरी में चरा रहे हैं तो उनको उस चीज के लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो पशुपालन भी सल्तनत काल में बड़े स्तर पर प्रचलित था। ठीक है, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इट वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्केल इन दी सल्तनत पीरियड। ठीक है, सल्तनत में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स जो पाले जाते थे, पशु जो पाले जाते थे, इनका काम कहाँ कहाँ होता था? तो एक तो कृषि में होता था, हल वल चलाने के लिए। ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती थी उसके लिए। फिर ट्रेड में भी, इंडस्ट्री में भी, और इवन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, युद्ध मतलब जैसे आपने देखा हो घोड़े, ठीक है, कैवेलरी हुआ करती थी सेना में। ठीक है, या हम कहें हाथी हुआ करते थे सेना में। ठीक, तो इनको पाला जाता था ना। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल युद्ध में भी किया जाता था, इनका इस्तेमाल कृषि में भी किया जाता था, इसका इस्तेमाल परिवहन में भी किया जाता था, ट्रांसपोर्ट में, व्यापार उद्योग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब कौन कौन से जानवर पाले जाते थे तो ये देख लीजिए आप। ठीक, तो गाय पाली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो बैल पाले जाते थे, घोड़े पाले जाते थे, हाथी पाले जाते थे, और क्या पाले जाते थे? बड़े स्तर पर क्या पाले जाते थे? भेड़। ठीक है, भेड़, शीप जिनको कहते हैं, इनको बोला जाता है भेड़। ठीक है, इनको पाला जाता था। ठीक, मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रेजिंग टैक्स इंपोज किया था। ठीक है, जो किसके लिए था? इन्हीं पशुपालकों के लिए था। ठीक है, क्योंकि ये चारा गहों जो पर लगाया जाता था, जो मतलब क्या करते थे? चारा ग्रह करते थे। ठीक है, ठीक है, इससे ये पता चलता है चूंकि टैक्स लगाया गया इसलिए नंबर ऑफ कैटल्स जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में रहे होंगे, क्योंकि ग्रेजिंग टैक्स अगर लगाया गया मतलब बड़ी मात्रा में पशुपालन होता होगा, इसी कारण से सुल्तान ने इसके ऊपर टैक्स लगाया। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि घोड़े जो थे इनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें शीप की, ठीक है, शीप की अगर हम बात करें, ठीक है, शीप कौन? भेड़। भेड़ का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ऊन के लिए किया जाता था, आज भी किया जाता है। शीप के बालों से ही तो ऊन का जो है बनाया जाता है। ठीक है, और कई सारे एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया लेदर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और अन्य जानवरों का इस्तेमाल किया गया लेदर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में, चमड़ा उद्योग एवं परिवहन में। क्लियर? तो ये था पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन समझ में आया। पशुपालन में क्या था? सल्तनत काल में पशुपालन भी बड़े स्तर पर प्रचलित था। इनका काम हुआ करता था एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, व्यापार में, उद्योग में, और साथ ही साथ युद्ध में भी यूज किया जाता था। काऊ, बल्स, हॉर्स, एलिफेंट, शीप, इनको पाला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रेजिंग टैक्स लगाया। इसका मतलब कि जो चरवाहे थे वो ज्यादा थे, इसी कारण से इसको टैक्स लगाया गया। अब घोड़ों का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। शीप अगर हम बात करें, बैल का इस्तेमाल तो उसमें किसमें किया गया? वुल में किया गया, भेड़ का इस्तेमाल। ठीक, तो ऐसे कई सारे चीजों के लिए अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर हुआ? अगला जो आता है वो आता है उद्योग, इंडस्ट्री। ठीक है, अगला जो हुआ वो हुआ उद्योग, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ड्यू टू द प्रोग्रेस एंड सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, चूंकि कृषि बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा था, एग्रीकल्चर, तो उनकी कृषि की जो उन्नति थी, प्रोग्रेस, ठीक है, या अधिशेष मतलब सरप्लस होना। देखिए, कृषि में क्या था? एक तो प्रोग्रेस तो हो ही रही थी, साथ ही साथ सरप्लस भी था। सरप्लस मतलब अधिशेष होना। ठीक है, इसके अलावा खनिज की भी प्राप्ति हो रही थी, मतलब मिनरल्स की भी अवेलेबिलिटी थी, जिसके कारण क्या हुआ? उद्योग का विकास हुआ। तो एक तो एग्रीकल्चर का बढ़ना और दूसरा मिनरल्स का मिलना,
इन दोनों चीजों को कंबाइन किया गया तो उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ। लेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारी इंडस्ट्री बनाई गई, जैसे मेटल क्राफ्ट की अगर हम बात करें मतलब धातु शिल्प, इसके अलावा लेदर की बात करें चमड़ा, पेपर मेकिंग की बात करें मतलब कागज निर्माण, शिप बिल्डिंग की बात करें मतलब जहाज निर्माण, ठीक है। इसके अलावा बात करें तेल, नमक, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल मेकिंग, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो बीड मेकिंग, बीड मेकिंग मतलब, ठीक है। इसके अलावा वाइन मेकिंग, शराब निर्माण, ठीक है, ज्वेलरी, डाइंग प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रंगा पोछा छपाई, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री क्या रही, काफी प्रेवलेंट रही। तो आपको इंडस्ट्रीज में याद रखना है, धातु शिल्प हो गया, चमड़ा हो गया, ठीक है। इसके अलावा कागज निर्माण, शराब निर्माण, वस्त्र निर्माण, तेल, नमक, रंग छपाई, जिल्सासाजी बाइंडिंग, डाइंग प्रिंटिंग, ठीक है। तो इन सारी चीजों का क्या रहा, काफी ज्यादा ये प्रेवलेंट रही इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब अगला अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वेरियस फैक्ट्रीज वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड टू मीट रॉयल नीड्स। मैंने आपको बताया था कि जो सल्तनत काल में, ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह बना करती थी वो बेसिकली कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हुआ करती थी जो शाही, जो रॉयल आवश्यकताएं हैं, रॉयल नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए। देखिए सुल्तान जहां रहते थे या उनके मंत्रीगण जहां रहते थे, जाहिर सी बात है कि वहां पर सारी चीजें क्या होंगी, रॉयल होंगी, ठीक है। कोई भी चीज वो इस्तेमाल करेंगे तो कैसी होंगी, रॉयल होंगी, ठीक है। तो इन रॉयल चीजों को बनाने के लिए भी फैक्ट्रीज बनाई गई थी और वहां पर दास लोगों को काम दिया जाता था, ठीक है। तो स्लेव यूज टू वर्क इन दीस, ठीक है। तो कई सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करी गई सल्तनत पीरियड में जो रॉयल नीड्स को फुलफिल करती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारे शहर थे जो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरे, जिसमें आगरा था, दिल्ली था, पटना था, लाहौर था, बयाना था, बेरार था, ठीक है। ये सारी क्या रही हैं, प्रोमिनेंट सिटीज रही हैं जहां पर औद्योगिक केंद्र बने, ठीक है, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेंटर बने। आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, लाहौर हो गया, बयाना हो गया, बरार हो गया, ये सारी जगह, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग, उनको सबसे ज्यादा बूस्ट कब मिला, जब यहां पर चरखा, स्पिनिंग, अगर हम बात करें, ठीक है, चरखा मतलब व्हील, आई एम सॉरी, स्पिनिंग की बात करें, व्हील की बात करें, पिटलूम और ड्रॉलूम, इनका विकास हुआ, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट कब मिला, जब स्पिनिंग व्हील, पिटलूम और ड्रॉलूम का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो वस्त्र उद्योग था उसका भी विकास हुआ, ठीक। तो आपको इंडस्ट्री समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, उद्योग का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि कृषि में उन्नति हुई, देयर इज अ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की जो प्राप्ति हुई उसके कारण उद्योग का विकास हुआ। अब कौन कौन सा उद्योग होता था, तो धातु शिल्प, चमड़ा, कागज निर्माण, ये सारी चीजें हुई। फिर इसके बाद बात करें तो सल्तनत काल में अब कई सारी रॉयल नीड्स भी थी जिनको फुलफिल करने के लिए फैक्ट्रीज लगाई गई थी और यहाँ पर कौन काम करते थे, दास काम करते थे। कई सारे मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर भी बने, आगरा, दिल्ली, पटना, लाहौर, बयाना, बेरार। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिला, किसके उत्पन्न से, डेवलपमेंट से, स्पिनिंग व्हील, पिटलूम एंड ट्रॉलूम। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये था इंडस्ट्री। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, एक तो हमने कृषि पढ़ा, एग्रीकल्चर, दूसरा हमने पढ़ा पशुपालन और तीसरा हमने क्या पढ़ा, उद्योग, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो ये है ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो सल्तनत काल में, ठीक है, दोनों तरीके के व्यापार हुआ करते थे। तो ट्रेड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वॉज प्रॉस्परस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो सल्तनत काल में व्यापार जो था वो काफी ज्यादा समृद्ध रहा, प्रॉस्परस रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना है सल्तनत काल में व्यापार आंतरिक हो या बाह्य, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दे बोथ वर वेरी प्रॉस्परस, दोनों स्तरों पर समृद्ध था, ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ट्रेड यूज टू टेक प्लेस एट द अर्बन लेवल्स। ठीक है, मतलब जो आंतरिक व्यापार हुआ करता था वो किस में हुआ करता था? नगरीय स्तर पर हुआ करता था, अर्बन लेवल्स पर। यह आपको याद रखना है। आंतरिक जो व्यापार हुआ करता था वो किस लेवल पर हुआ करता था? अर्बन लेवल्स पर, मतलब नगरीय स्तरों पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेजर सिटीज थी सल्तनत पीरियड में, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल सेंटर्स, वो ही सेंटर्स क्या थे? ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे। जैसे दिल्ली की बात करें, आगरा की बात करें, लाहौर, बयाना, ये सारी जगह क्या थी? ये मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर थी, तो यहीं से ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेंटर के साथ साथ ट्रेडिंग सेंटर भी था। ठीक है, मतलब व्यापार स्थल भी था। अब यहां पर जो व्यापार होता था वो जमीन से भी होता था और पानी से भी होता था। देखिए, पहले दो ही तरीके से व्यापार हुआ करता था, एक जमीन के थ्रू हुआ करता था और दूसरा पानी के थ्रू हुआ करता था। ठीक है, तो जो भी सल्तनत काल में जितनी भी सिटीज थी जहां पर इंडस्ट्रियल सेंटर या औद्योगिक केंद्र बना था, वहीं पर व्यापार होता था। ठीक है, और ये जो व्यापार था, ठीक है, ये स्थल तौर पर भी, मतलब अगर हम बात करें लैंड एवं जल मार्ग दोनों, लैंड मार्ग और जल मार्ग दोनों से, मतलब वाटर मार्ग, ठीक है, के द्वारा किया जाता था। ठीक है, लैंड रूट्स एंड वाटर रूट्स। क्लियर हुआ? ठीक। अगला अगर हम बात करें तो यहां पर द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, देखिए ये जो व्यापारियों के समूह को सल्तनत काल में कहा जाता था तुज्जेरे खास, तुजारे खास। ये आपको याद रखना है। सल्तनत काल में व्यापारियों के समूह को बोला जाता था तुजारे खास। ये आपको याद रखना है। द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स वॉज कॉल्ड तुजारे खास। ठीक है, और अनिलवाड़ा किसको बोलते थे? अगर हम बात करें अनिलवाड़ा को, तो वो जगह, ठीक है, या वो एक तरीके से प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ ट्रेडर्स, मतलब कि दो चीजें, एक तो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को क्या बोला जाता था? तुजूरे खास। ठीक है, और अनिलवाड़ा क्या माना जाता था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल। मतलब जो व्यापारियों का तीर्थ स्थल हुआ करता था, तीर्थ स्थल मतलब पिलग्रिमेज प्लेस, किसका? ट्रेडर्स का, व्यापारियों का, उसको बोला जाता था अनिलवाड़ा। तो आपको ये दो टर्म याद रखने हैं, तो जूरे खास और अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा किसको बोला जाता था? जो तीर्थ स्थान हुआ करता था, किसका? व्यापारियों का, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ ट्रेडर्स। ठीक। और तुज्जूरे खास कौन होता था? ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, मतलब व्यापारियों के समूह को तुज्जारे खास। इसके बाद अगर हम बात करें इबान बतूता की, तो इबान बतूता ने दिल्ली को बताया है सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट। तो आपको याद रखना होगा, इबान बतूता ने जो बात कही, उन्होंने दिल्ली को सबसे बड़ा ट्रेडिंग मार्केट बताया, बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट दिल्ली को। ठीक। अगला अगर हम बात करें तो सल्तनत पीरियड में अब व्यापार के जो संबंध थे वो किन किन देशों से थे? अगर हम बाहरी व्यापार की बात करें तो सल्तनत काल के समय किन किन बाहरी व्यापारों से संबंध थे? तो उसमें चाइना आता है, अरेबिया आता है, सेंट्रल एशिया आता है, यूरोप और अफ्रीका। इनसे जो व्यापारिक संबंध थे वो काफी अच्छे थे सल्तनत काल में। तो आपको याद रखना है, सल्तनत काल में चीन, अरब, मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनके साथ व्यापारिक व्यापारिक जो संबंध थे, ट्रेड रिलेशंस, वो काफी अच्छे थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड किनके साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छे थे। ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, ठीक, तो भारत से अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट होती थी? देखिए, बाह्य व्यापार में एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ जो चीज बनती है उसको जो हम बाहर बेचते हैं वो एक्सपोर्ट होता है, और बाहर से अगर हम कोई चीज मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट होता है। अब भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था? ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इस्पात द्वारा बने हथियार, मतलब स्टील मेड वेपन्स, मतलब ये जो तलवारें वगैरह बना करती थी, ये सब चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, ये देखिए कॉटन क्लोथ हमारे यहाँ शुरू से होता आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका एक्सपोर्ट हम शुरू से करते आए। ठीक है, तो एक तो इस्पात निर्मित अस्त्र शस्त्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र, मतलब कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, इसके अलावा अनाज भी एक्सपोर्ट किया जाता था, शक्कर भी, दवाइयां भी, मसाले भी। देखिए, मसालों का तो गढ़ माना जाता था केरल को,
केरल कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्हीं मसालों के चलते ही यूरोपियन कंपनीज यहां पर आई थी, ठीक है। तो मसालों का वितरण होता था। फिर इसके अलावा कागज हो गए, ठीक है, सैफरॉन हो गया, आइवरी हो गया, तो इन सारी चीजों का, ठीक है। सैफरन मतलब केसर, ठीक है, और आइवरी मतलब हाथी दांत। हाथी के दांत भी क्या किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। तो क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, ध्यान से सुनिएगा। इस्पात निर्मित अस्त्र शस्त्र, स्टील मेड वेपन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र, कॉटन क्लोथ्स। फिर इसके बाद बात करें अनाज, ग्रेन्स की अगर हम बात करें, शुगर शक्कर की बात करें, मेडिसिन दवाइयाँ, स्पाइसेस मसाले, पेपर कागज, सैफरॉन मतलब अपना, सैफरॉन मतलब क्या था अपना, केसर, और आइवरी मतलब हाथी दांत। ये सारी चीजों का क्या किया जाता था, भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा बात करें तो इंपोर्ट क्या क्या किया जाता था, तो घोड़े, ठीक है। इसके अलावा हथियार, दास इंपोर्ट किए जाते थे, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें, जैसे ये डेट्स है, मतलब डेट्स मतलब खजूर, ठीक है। डेट्स मतलब क्या होता है, खजूर होता है। और लेड मतलब सीसा, ठीक है। तो खजूर हो गए, सीसा हो गए, फल हो गए, सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है। वस्त्र हो गए, स्लोथ्स, स्लेव्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, वेपन्स हो गए। तो इन सारी चीजों को क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो आपको समझ में आया क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था और क्या क्या इंपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम पोर्ट सिटी की अगर हम बात करें तो सल्तनत में जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वो था देवल बंदरगाह। ये देवल बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अरबों ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था तो देवल पे ही आक्रमण किया था, ठीक है। तो देवल एक पोर्ट हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, जो आज का नॉर्थ ईस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है, आज का जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है, यहाँ पर एक देवल नाम का पोर्ट हुआ करता था, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है। तो वो सल्तनत काल में बड़े इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंध हो गया, लाहिरी बंदर हो गया, काबे हो गया, सूरत हो गया, ये भी क्या थे, अलग अलग तरीके के पोर्ट्स थे। देखिए पोर्ट्स मतलब क्या होता है अपना, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहां से सामान बाहर जाता है और बाहर से अपने भारत में आता है वाटरवेज के थ्रू, पानी के थ्रू, ठीक है। तो बंदरगाह जो है वो बनाया जाता है। तो मुगल सल्तनत काल, सॉरी सल्तनत काल में ये सारे बंदरगाह हुआ करते थे, जिसमें देवल बंदरगाह जो होता था वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है, सल्तनत पीरियड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय में कई सारे रूट्स भी डेवलप हुए थे, जो कि तक्षशिला को, सोनार गांव, दिल्ली, आगरा, पटना, अजमेर, इन सारे सेंटर्स को आपस में जोड़ रहे थे, ठीक है। तो इनके समय में कई सारे विभिन्न मार्ग बने, ठीक है, विकास हुआ, जिससे तक्षशिला, सोनारगांव, दिल्ली, आगरा, पटना, अजमेर आदि केंद्र जुड़े हुए थे। मतलब ये सारे सेंटर्स क्या हुए, जुड़े रहे, ठीक है। देखिए इकोनॉमी में ना ट्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, व्यापार का बहुत बड़ा होता है। और व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है कनेक्टिविटी। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो सड़कों का निर्माण किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, व्यापार बढ़े, ट्रेडिंग बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े सेंटर्स को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्लियर, तो ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि इनका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ प्रमुख ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप हुए, वही जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे वही ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे, जैसे दिल्ली है, आगरा है, लाहौर है, बयाना है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो इनके यहाँ जो ट्रेड हुआ करता था वो लैंड रूट से भी होता था और वाटर रूट से भी होता था। फिर अब इसके बाद बात करें, अपन ने दो टर्म पढ़े थे, एक पढ़ा था तुजारे खास और दूसरा पढ़ा था अनिलवाड़ा। अगर हम बात करें तुजारे खास की तो व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, तुजारे खास। और अनिलवाड़ा किनको कहा जाता था, पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ ट्रेडर्स, मतलब व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था। इबान बतूता ने सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी किसको बताया, दिल्ली को, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में हमने पढ़ा था कि बाह्य व्यापार किन किन देशों के साथ होता है, तो चीन है, अरब है, एशिया है, यूरोप, अफ्रीका।
फिर इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या हम निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट। तो उसमें क्या था, स्टील मेकिंग वेपन, फिर इसके बाद कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शुगर, मेडिसिन, उसके अलावा स्पाइसेस, पेपर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सैफरॉन, हाथी दांत, ये सारी चीजें क्या किया करते थे, हम एक्सपोर्ट किया करते थे। अब इंपोर्ट हम क्या क्या करते थे, तो घोड़े, सबसे इंपॉर्टेंट था घोड़े। इसके बाद अगर हम बात करें तो दास, स्लेव, खजूर, सीसा, फल, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हम क्या किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। अब सल्तनत कालीन में देवल बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा सूरत, कैबे, लहिर बंदर, सिंध, ये सारे भी क्या थे, बंदरगाह थे, ठीक है। और इन सारी चीजों को कनेक्ट किया गया, सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स को अलग अलग रूट्स के साथ, तक्षशिला, सोनारगांव, दिल्ली, आगरा, पटना, अजमेर। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो ये था हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। अगला जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम। इनके यहाँ जो मौद्रिक प्रणाली थी वो कैसी थी, ठीक है, मतलब जो मुद्रा चला करती थी, ठीक है, वो कैसी थी, मॉनेटरी सिस्टम कैसा था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका जो मॉनेटरी सिस्टम हुआ करता था वो परमानेंटली इन वो था ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड। इसका मतलब स्थायी रूप से प्रचलित था, ठीक है। मतलब कि सल्तनत काल में अगर हम बात करें तो इनकी जो मुद्रा व्यवस्था थी, ठीक है, वो स्थायी रूप से प्रचलन में थी। प्रचलन का मतलब होता है इन सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब परमानेंटली सर्कुलेशन में थी। मतलब इन्होंने जो भी अर्थव्यवस्था में मतलब मुद्रा व्यवस्था बनाई थी वो सर्कुलेशन में थी, मतलब लोगों के बीच थी परमानेंटली, ठीक है। तो जो मॉनेटरी सिस्टम था या हम कहें सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था, वो स्थायी रूप से प्रचलन में थी, वॉज परमानेंटली इन वोक, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो अलग अलग करेंसीज रही हैं मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जैसे अगर हम आज की बात करें तो हमारे यहाँ मुद्रा विनिमय, देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है मुद्रा विनिमय। हमारे यहाँ आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपया, पेपर करेंसी, ठीक है भाई। आप कोई सामान अगर आपको खरीदना होता है तो आप या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या आप कैश देते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर हम बात करें तो मुद्राएं विनिमय, ये, ठीक है, ये हुआ करता था। लेकिन इनके समय में करेंसीज काफी बदली, अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग करेंसी चलाई है, मतलब हर सुल्तान ने अपनी अपनी मुद्रा चलाई, जिसके कारण जब वो सुल्तान रहा तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो मुद्रा बन गई, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है अलग अलग करेंसीज रही हैं, लेकिन यही करेंसीज क्या रही हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक। अब सल्तनत काल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल में अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग करेंसीज चलाई थी, ठीक। अब हम देखते हैं किस सुल्तान ने कौन कौन सी करेंसी चलाई थी, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था, दिल्ही सिक्का, ठीक है, दिल्ही सिक्का चलाया था, दिल्ही मुद्रा, ठीक है, जिसको हम दिल्ही सिक्का कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक विचित्र बात याद रखनी है कि ये जो दिल्ही सिक्का था, इनके एक साइड में अगर हम बात करें तो एक साइड में लक्ष्मी जी, ठीक है, लक्ष्मी जी की फोटो बनी थी, और घुड़सवार की, हॉर्स राइडर की, ठीक है, मतलब लक्ष्मी जी और हॉर्स राइडर की फोटो बनी थी। और अगर हम दूसरे साइड की बात करें, ठीक है, तो दूसरे साइड में देवनागरी में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है मोहम्मद बिन साम, ये देवनागरी में लिखा हुआ था, मोहम्मद बिन साम, ठीक है। तो एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की फोटो लगी थी और दूसरी तरफ देवनागरी में क्या लिखा हुआ था, मोहम्मद बिन साम, ठीक है। और ये दिल्ही सिक्के किसने चलवाए थे, मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद अगला बात करें तो इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलवाए थे, एक तो सिल्वर जिसको टंका कहते थे, और एक कॉपर के सिक्के जिसको जीतल कहा जाता था, ठीक है। और ये कैसे थे, शुद्ध अरबी सिक्के, प्योर अरेबिक कॉइन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन्होंने दो तरीके के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, एक चांदी का सिक्का था जिसको टंका कहते थे, और एक तांबे का सिक्का था जिसको जीतल कहते थे। तो आपको दो सिक्के याद रखने इल्तुतमिश के, और ये क्या थे, शुद्ध अरबी सिक्के थे, प्योर अरेबिक कॉइन्स। क्लियर है। तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलाए, टंका और जीतल। इसके बाद बलबन की बात करें तो बलबन ने जो
कॉइन चलाए थे वो चांदी का सिक्का चलाया था। इसने भी क्या चलाया था, अपना खुद का एक चांदी का सिक्का चलाया था। इसके बाद अगला बात करें गियाजुद्दीन तुगलक का, तो गियाजुद्दीन तुगलक पहले सुल्तान थे जिन्होंने सोने का सिक्का चलाना शुरू किया था। पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जिन्होंने सोने के वजनी सिक्के चलाए थे, गियाजुद्दीन तुगलक ने गोल्ड कॉइन चलाए, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अब आपको बता चुका हूं टोकन करेंसी क्या थी, प्रीवियस क्लास में देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था सांकेतिक मुद्रा, या जिसको हम टोकन करेंसी कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा या जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकन करेंसी। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, ठीक है। और इनके जो कॉइन्स थे, ठीक है, इसको बोला जाता था कलमा, ठीक है, और अदली, ठीक है, ब्रॉन्ज कॉइन्स, ठीक है। मतलब कि इन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, ठीक है, कलमा खुदवाया सिक्कों पे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कांसे के सिक्के चलाए थे जिसको अदली बोला जाता था, मतलब ब्रॉन्ज के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है, कॉपर के नहीं, ब्रॉन्ज के, जिसको क्या बोला जाता था, अदली, ठीक है। तो एक दो चीजें याद रखनी है, टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इन्होंने जो सिक्के चलाए उनका नाम था आधा और भीख के सिक्के, ठीक है। तो आधा, आद्रा और भीख, इसके सिक्के, भीख किसके सिक्के किसने चलाए थे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई। मॉनेटरी सिस्टम इनका ऐसा था कि भैया अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग सिक्के चलाए, लेकिन जब तक वो सुल्तान रहे वो सिक्के ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, ठीक। अब अलग अलग सुल्तानों ने कौन कौन से अलग अलग सिक्के चलाए, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली कॉइन चलाया, इल्तुतमिश ने टंका और जीतल के सिक्के चलाए, बलबन ने सिल्वर कॉइन चलाए, गियाजुद्दीन तुगलक गोल्ड कॉइन। टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस करी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आधा और भिक कॉइन किसने चलाए, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये था इसका मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम, क्लियर, मुद्रा व्यवस्था, ठीक, समझ में आया आपको ये, ठीक। तो मुद्रा व्यवस्था के बाद अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, ठीक। अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण, ठीक है। अब सल्तनत काल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सल्तनत काल में भी अर्बनाइजेशन जो हुआ है, अर्बन रेवोल्यूशन, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट टर्म है। मतलब कि जो नगरीय क्रांति शब्द जो है इसका औचित्य रहा है, अर्बनाइजेशन हुआ है, मतलब सल्तनत काल में अर्बनाइजेशन हुआ है, नगरीकरण हुआ है, ठीक। अब इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो मोहम्मद हबीब, ठीक है, प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ अर्बन रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद हबीब ने नगरीय क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ अर्बन रेवोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने बताया कि ही स्टेटेड दैट आफ्टर द डिफीट ऑफ राजपूत पावर्स, मतलब कि इनके अनुसार राजपूत शक्तियों की पराजय के बाद, ठीक है, जो नया तुर्किश एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुआ, मतलब तुर्किश रूलिंग क्लास इस्टेब्लिश्ड हुआ, इन्होंने कई सारे डोर्स ओपन किए फोर्ट्स एंड सिटाडेल्स के लिए टू द लोअर क्लास इंडियन आर्टिशियंस हु वेयर प्रीवियसली बेड फ्रॉम दीज प्लेसेस। देखिए, मोहम्मद हबीब के अनुसार राजपूत शक्ति की पराजय के बाद, ठीक है, जो नव स्थापित तुर्किश शासक था, मतलब इस्टेब्लिश तुर्की रूलिंग, ठीक है, शासक वर्ग था, इन लोगों ने किलों और दुर्ग के दरवाजे, ठीक है, किलों के और दुर्ग के दरवाजे किनके लिए खोले, निम्न श्रेणी के लोगों के लिए खोले, मतलब निम्न श्रेणी के भारतीय शिल्पियों के लिए खोल दिया, ठीक है, जो पहले के समय में बंद था। देखिए, पहले के समय में दरबार वगैरह में या किले वगैरह में लोअर क्लासेस को एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लोअर क्लासेस को, जो भारतीय शिल्पियां हुआ करते थे, इंडियन आर्टिशियंस, लोअर क्लास के, उनको क्या कर दिया, उनके लिए दरवाजे खोल दिए, ठीक है। अब जब वो अंदर आए, ठीक है, तो उन्होंने नवीन प्रकार के शिल्प लेकर आए, न्यू फॉर्म ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप लेकर के आई, ठीक है। और दीज आर्टिशियंस नेचुरली एम्ब्रेस देम, ठीक है, मतलब कि ये जो नए तरीके के शिल्प जो आगमन हुआ, ठीक है, तो नए तरीके के शिल्प का आगमन जो हुआ, ठीक है, इसी से शिल्प का जो वो था, मतलब क्राफ्ट्स का जो वो था, इसको बल मिला, ठीक है।
तो द अडॉप्शन ऑफ न्यू क्राफ्ट्स लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन सेंटर्स। देखिए, चूंकि लोअर क्लास के भारत के जो लोअर शिल्पियों थे, ठीक है, आर्टिशियंस, उनको जब इन्होंने अंदर लिया तो इससे क्या हुआ, नवीन प्रकार के शिल्प आए, ठीक है। तो इनके जो शिल्पियों के द्वारा इन नवीन शिल्पों को अपनाया गया, ठीक है, और इनके उत्पादन में प्रोत्साहन मिला, ठीक है। मतलब ये जो नया क्राफ्ट अपनाया गया, इससे क्या मिला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन सेंटर्स, ठीक है। और इसको मोहम्मद हबीब ने क्या माना, अर्बन रेवोल्यूशन। इसको क्या माना, अर्बन रेवोल्यूशन। तो जो नया क्राफ्ट्स अडॉप्ट किए गए, ठीक है, नए शिल्प का उत्पादन को प्रोत्साहन मिला, इसी को मोहम्मद हबीब ने क्या माना, अर्बन रेवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एज फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल एंड द एक्सपांशन ऑफ अर्बनाइजेशन इज कंसर्न, द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड that the establishment of Turkish rule in India gave rise to positive changes in the economic field। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये था, जहां तक तुर्क शासन की स्थापना एवं नगरीकरण, ठीक है, इन दोनों के बीच का संबंध है, ठीक है, तो ये तथ्य को अस्वीकारा नहीं जा सकता, द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड, कि तुर्कों के आगमन के साथ, ठीक है, मतलब कि ये जो तुर्क आए थे, ठीक है, तुर्कों के शासन की स्थापना ने आर्थिक क्षेत्र में, अगर हम इकोनॉमिक फील्ड की बात करें, तो उसमें कई सारे सकारात्मक चेंजेस किए, मतलब सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चेंजेस को जन्म दिया इन दी इकोनॉमिक फील्ड, ठीक है। अब तुर्कों के आगमन के साथ ही, ठीक है, अगर हम बात करें तो नवीन शिल्प, न्यू क्राफ्ट्स का भी निर्माण हुआ, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो तुर्कों के आगमन के साथ उत्पादन में नवीन शिल्पों का आगमन हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे तुर्क आते गए, न्यू क्राफ्ट्स का क्या होता गया, प्रोडक्शन होता गया, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, दिस गेव इम्पेटेंस टू क्राफ्ट डेवलपमेंट। देखिए, अब चूंकि नवीन शिल्पों का आगमन हुआ, इसमें क्या हुआ, शिल्प विकास को बल मिला। दिस गेव इम्पेटेंस मतलब बल मिलना, ठीक है, मतलब बल मिला किसको, क्राफ्ट डेवलपमेंट को, ठीक है। तो क्राफ्ट डेवलपमेंट को क्या हुआ, बल मिला, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली प्रॉपर एनवायरमेंट वाज क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। देखिए, चूंकि नए नए शिल्प जो है, नए नए क्राफ्ट जो है, ये आगमन इनका होने लगा, ठीक है, जिसके कारण शिल्प के विकास को काफी बल मिला। तो उसी प्रकार क्या हुआ, वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए उचित वातावरण का भी निर्माण हो गया, प्रॉपर एनवायरमेंट भी क्रिएट हो गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक। इसके बाद बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अराइव्ड फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में बड़ी पैमाने पर संसाधनों का आगमन हुआ, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अराइव्ड फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, ठीक है। तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में बहुत सारे रिसोर्सेस क्या हुए, अराइव हुए। एज अ रिजल्ट सम न्यू सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, चूंकि बहुत सारे नगरीकरण इसीलिए हुआ क्योंकि नए नए शिल्प का डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण व्यापार डेवलप हुआ, जो रिसोर्सेस थे वो रूरल से अर्बन में आए, जिसके कारण कई सारी नई सिटीज क्या हुई, डेवलप हुई, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने भी बहुत ज्यादा गति दी अर्बनाइजेशन को बढ़ाने में, ठीक है, मतलब नगरीकरण को बढ़ाने में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया, ठीक। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वाज नॉट सडन और यूनिफॉर्म। इन अदर वर्ड्स, the same process of establishment of cities is not seen in all regions। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नगरीकरण की प्रक्रिया जो थी वो अभी एकदम सडन नहीं हुई थी, ठीक है, मतलब कि सभी क्षेत्रों में नगरों का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है, सभी क्षेत्रों में निर्माण नहीं हुआ था। सेकेंडली अगर हम बात करें, वी नो दैट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड अर्बनाइजेशन had already started before the arrival of the Turks।
द तुर्क्स ओनली गेव इम्पोर्टेंस टू द प्रोसेस। मतलब कि ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि नगरीकरण के लिए सिर्फ तुर्क ही जिम्मेदार है। तुर्कों से पहले भी तृतीय नगरीकरण हो चुका था, तुर्कों ने उसको आकर के बस गति दे दी। मतलब इस पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सल्तनत काल की देन नहीं है, नगरीकरण पहले भी था, बस इसको क्या किया, इन्होंने गति दी। ठीक है। और जो एक्सपांशन था अर्बनाइजेशन का, वो प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअल और प्रोलॉन्ग रहा है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये था कि इसमें काफी सारे रैपिड चेंजेस आए। ठीक है। मतलब कि जो इनका वो आया, ठीक है, वो काफी ज्यादा रैपिड परिवर्तन आए। ठीक है। लेकिन ये काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली के सुल्तान आए और तुरंत अर्बनाइजेशन हो गया। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक। तो ये हमारा पूरा अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। अर्थव्यवस्था में हमने नगरीकरण पढ़ा, हमने मुद्रा व्यवस्था पढ़ी, हमने व्यापार और वाणिज्य पढ़ा। ठीक। इंडस्ट्री पढ़ी, उद्योग, पशुपालन पढ़ा और कृषि पढ़ी। ठीक। ये पूरा जो कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, अर्बन इकोनॉमी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ठीक। अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं इक्ता सिस्टम। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इक्ता सिस्टम का क्या फीचर्स थे। ठीक। इसके बाद इक्ता सिस्टम क्या होता था, उसके एडवांटेजेस क्या थे और उसके डिसएडवांटेज क्या थे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्ता सिस्टम। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इक्ता सिस्टम की बात करें, तो इक्ता सिस्टम का, इक्ता शब्द का मतलब होता है लैंड पार्सल। इक्ता शब्द का मतलब क्या होता है, अरेबिक वर्ड में लैंड पार्सल, इसको बोलते हैं भूमि खंड। हिंदी में इसको बोला जाता है भूमि खंड, लैंड पार्सल। ठीक। तो वर्ड इक्ता इज एन अरेबिक वर्ड, इट मींस लैंड पार्सल। ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये इक्ता सिस्टम शुरुआत किसने किया था, तो ये अब्बासी खलीफत से शुरू किया था। देखिए मैंने खलीफा बताए थे। ठीक है। उनमें कौन से थे, एक अब्बासी खलीफा। ठीक है। तो ये जो इक्ता सिस्टम की शुरुआत कराई थी, ये किसने कराई थी, अब्बासी खलीफा ने कराई थी। तो आपको याद रखना है इक्ता सिस्टम का ओरिजिनेट कहां से हुआ, अब्बासी खलीफत से। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, इट इज बिलीव दैट व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मनी द सोल्जर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट्स एज सैलरी। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी मुद्रा की कमी होती थी, तो उस टाइम पर, अब चूंकि सैनिक है तो उनको वेतन तो देना पड़ेगा, सैलरी तो देनी पड़ेगी आपको। अब आपके पास अगर पैसे की कमी है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या किया करते थे, उनको एक पर्टिकुलर लैंड दे दिया करते थे और बोलते थे इस लैंड से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो तुम्हारी सैलरी, वही तुम्हारी सैलरी हुआ करती थी। मतलब कि इनको एक जमीन का, भूमि का टुकड़ा दे दिया करते थे अनुदान में। ठीक है। और उससे जो भी उपजाए होगा, मतलब जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सारी क्या हो जाएगी, तुम्हारी एज अ सैलरी हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से इक्ता सिस्टम की शुरुआत होती है। पैसे की कमी होने के कारण सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दिया, जिससे कि उस पर्टिकुलर लैंड के वो क्या बन गए, मालिक बन गए। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे लैंड ग्रांट्स बंद कर दिए थे। उन्होंने क्या दिया था, कैश में सैलरी देते थे सैनिकों को। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक्सेप्शन है। ठीक। अब हम इसके देखते हैं कि इसका नेचर कैसा था। अगर हम बात करें स्वरूप, इक्ता सिस्टम का नेचर कैसा रहा, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इक्ता हैड टू टाइप्स, वेस्टर्न इक्ता और ईस्टर्न इक्ता। देखिए अगर हम स्वरूप की दृष्टि से, ठीक है, मतलब हम स्वरूप की दृष्टि से अगर हम देखें, तो इक्ता व्यवस्था जो थी वो दो भाग में विभाजित थी। एक थी पश्चिमी इक्ता और दूसरी थी पूर्वी इक्ता, वेस्टर्न इक्ता एंड ईस्टर्न इक्ता। अब सबसे पहले हम पढ़ाएंगे वेस्टर्न इक्ता क्या थी। देखिए डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न इक्ता टेक्स प्लेस अंडर ब्यूडो, हमीदनियो एंड सलीजुक्स, अंडर दिस मेथड। ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न इक्ता का जो विकास हुआ वो बुइदू, हमदानियों और सल्जुकों के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, लैंड ग्रांट्स वेयर गिवन टू द सोल्जर्स। ठीक है।
Land grants were given to the soldiers but not given to the soldiers, and it is kept in mind that they received only land revenue. मतलब कि ये एक तरीके से कहा जाए तो पश्चिमी एकता के अंतर्गत सैनिकों को भूमि अनुदान प्रदान तो किया जाता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, मतलब कि दे विल रिसीव ओनली भू राजस्व। ठीक है, एंड लैंड ग्रांट शुड बी गिवन टू देम अपार्ट फ्रॉम द एरियाज इन विच दे लिव्ड। मतलब ये जहां रहा करते थे, ठीक है, वहां पर उनको ये भूमि अनुदान नहीं देना, उससे अलग देना। ठीक है, और वेस्टर्न एकता का मतलब ये हुआ करता था जिसमें ये ध्यान दिया जाता था कि सोल्जर जो है, मतलब जिसको लैंड ग्रांट दिया गया है, वो वहां से सिर्फ लैंड रेवेन्यू रिसीव करे, वो एडमिनिस्ट्रेशन ना करे वहां पे। देखिए, मैंने आपको एक सामंतवादी बताया था, जो सामंत बनाए जाते थे, फ्यूडिटरीज। फ्यूडिटरीज का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता था, फ्यूडिटरीज वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा करते थे। तो जो वेस्टर्न एकता थे, इनका मतलब यह था कि सैनिकों को हम लैंड ग्रांट देंगे तो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सैनिक उस लैंड से सिर्फ लैंड रेवेन्यू ले सके, वहां एडमिनिस्ट्रेशन ना करे, सिर्फ क्या ले सके, लैंड रेवेन्यू ले सके। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता था, इक्तेदार। ठीक है, और यही इक्तेदार क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, मतलब भू राजस्व को कलेक्ट करने का काम कौन करते थे, इक्तेदार करते थे। ठीक है, ये क्या थे, वेस्टर्न एकता। अब इसके बाद अगला हम बात करें ईस्टर्न एकता। तो ईस्टर्न एकता किनके अंडर में डेवलप हुआ, समानीज और गजनवीज के अंडर में। ठीक है, अब चूंकि ये एरिया ऑलरेडी बहुत प्रॉस्परस था इकोनॉमिकली, ठीक है, और इनकी जो इकोनॉमी थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है, तो यहां पर सोल्जर्स को सिर्फ सैलरी दी जाती थी, याद रखिएगा, यहां पर सोल्जर्स को क्या की जाती थी, कैश सैलरी दी जाती थी ईस्टर्न एकता में। ठीक है, लेकिन जो बड़े नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है, मतलब जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी, उन लोगों को क्या दिया जाता था, एकता दिया जाता था, लैंड पार्सल्स। मतलब यहां पर ईस्टर्न एकता में एकता जो है वो सैनिकों को एकता नहीं दी जाती थी। यहां पर सैनिकों को क्या दिया जाता था, कैश में भुगतान किया जाता था, नगद में भुगतान किया जाता था। यहां पर एकता किनको दी जाती थी, जो बड़े अमीर थे, ठीक है, बिग नोबल्स थे, या राजकीय परिवार के लोगों को भूमि खंड प्रदान किया गया। ठीक है, देन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी समटाइम्स सुल्तान मेड ऑल्सो एन एकता हेरिडेटरी। देखिए, अब चूंकि यहां पर नोबल्स को जो है, रॉयल फैमिलीज के लोगों को ही भूमि दान देना शुरू कर दिया गया। ठीक, अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, व्यवस्था जो है, प्रशासनिक स्थिरता, ठीक है, और अपरिवर्तनता, मतलब इम्यूटेबिलिटी ना हो, इसी कारण से कई कई सुल्तान क्या करते थे, एकता सिस्टम को उन्होंने वंशानुगत कर दिया था, हेरिडिटरी। ठीक है, तो एकता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया गया था। तो आपको वेस्टर्न एकता और ईस्टर्न एकता में समझ में आया फर्क। वेस्टर्न एकता में सैनिकों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें। ठीक, लेकिन ईस्टर्न एकता में चूंकि इनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी, तो ये अपने सैनिकों को क्या देते थे, ये अपने सैनिकों को कैश में सैलरी देते थे। ठीक है, और जो रॉयल परिवार होता था, उनको क्या करते थे, भूमि दान देते थे। और चूंकि प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे, ठीक है, ठीक है, इसी कारण से कभी कभार सुल्तान जो थे, वो एकता सिस्टम को वंशानुगत कर दिया करते थे, हेरिडिटरी। समझ में आया आपको ये? तो वेस्टर्न एकता, ईस्टर्न एकता आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भारत में कौन सा एकता सिस्टम था। तो एकता सिस्टम इन इंडिया, देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इल्तुतमिश थे जो स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान, उनको भारत में एकता व्यवस्था का जनक माना जाता है। मतलब इल्तुतमिश वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द एकता सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एकता सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुई भारत में, विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स
जैसे ही तुर्क आए तो वो इक्ता सिस्टम साथ में लेके आए। और इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इक्ता सिस्टम इन इंडिया। तो आपको याद रखना है, इक्ता व्यवस्था में के भारत में जनक कौन माने जाते हैं? इल्तुतमिश माने जाते हैं। तो इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इक्ता सिस्टम। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, इट इज सेड दैट इल्तुतमिश डिवाइडेड द वास्ट टेरिटरी फ्रॉम मुल्तान to Lakhnauti into several iktas, and in each ikta an iktedar was appointed who was called Mukti और बली। ये आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी पूरी टेरिटरी को मुल्तान से लेकर लखनऊती तक में बहुत सारे इक्ताज में बदल दिया था, और हर इक्ता का एक इक्तेदार होता था जिसको मुक्ति या बली भी कहा जाता था, जिसको मुक्ति या बली भी कहा जाता था। समझ में आया? तो भारत में एकता व्यवस्था समझ में आई, कौन लेके आया? इल्तुतमिश लेके आया। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं एकता सिस्टम के एडवांटेजेस, आई एम सॉरी फीचर्स। ठीक है, तो अब हम इन्हें फीचर्स देखने। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे, उसके बाद एडवांटेज और फिर डिसएडवांटेज। तो एकता सिस्टम का सबसे पहला फीचर ये था कि ये जो मुक्तीज हुआ करते थे, मुक्तीज कौन? इक्तेदार। इक्तेदार का ये अधिकार होता था कि ये रेवेन्यू को कलेक्ट करे एरियाज से, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भेजे। ठीक है, मतलब इक्तेदार का काम ये होता था कि ये अपने क्षेत्र से राजस्व को वसूले और केंद्रीय सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, और इनमें से कुछ पार्ट अपने रेवेन्यू के लिए भी रख सकता है। ठीक है, एंड एज वेल एज कीप अ पार्ट ऑफ दिस रेवेन्यू विद देम। ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, तो मतलब इक्तेदारों का काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना, और कुछ पार्ट अपने पास रखना जिससे वो अपनी प्रशासनिक और सैनिक गतिविधियों का खर्चा उठा सके। क्लियर? सैनिक खर्चा पूरा कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मोनार्की, अगर हम बात करें सुल्तान बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, वो किस केस में? क्योंकि मुक्तीज जो हुआ करते थे या बलीज, जिसको हम कहें द चीफ ऑफ इक्तास, वो हेरिडेटरी जब नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ दीज चीफ्स वाज पॉसिबल। देखिए, जो इक्तेदार हुआ करते थे, ठीक है, इनका काम, इनको एक पर्टिकुलर रीजन की इक्तेदारी दे दी जाती थी। अब वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पर जो सैन्य व्यवस्था है वो अपने हिसाब से चलाते थे, और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें कुछ हिस्सा अपने पास रख के बाकी सुल्तान को भेज दिया करते थे। अब सुल्तान पावरफुल कब होता था? जब ये इक्तेदार कमजोर हो। देखिए, आपको इसमें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इक्तेदारों की मजबूत होना सुल्तान की कमजोरी का कारण बनता था। ठीक है, तो ये कब मजबूत होते थे? जब ये इक्तेदार की पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होती थी, मतलब वंशानुगत नहीं होती, और इनको ट्रांसफर करने की पावर थी। मतलब कि अगर हमें ये लगा कि ये इक्तेदारी ठीक से नहीं कर रहा है तो हम इससे इक्तेदारी वापस लेके दूसरे को दे देंगे। तो इक्तेदार भी क्या करते थे? डरते थे कि भाई सुल्तान कहीं हमसे इक्तेदारी छीन ना ले। ठीक है, तो इसी कारण से सुल्तान क्या हो गया? और ज्यादा पावरफुल होता। अगला बात करें तो मुक्ति को कोई भी टेरिटोरियल स्टेटस खुद का नहीं था। He was only the administrator of the concerned area, in return for which he received salary. The Mukti was just an officer over whom the Sultan has full authority. देखिए, इक्ता सिस्टम जो था अपने यहाँ पर, इसमें जो ये इक्तेदार थे, इनकी वो खुद की टेरिटरी नहीं थी, मतलब इनको सिर्फ वहां पर इक्तेदारी, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दिया गया था। अल्टीमेटली ये सारे किसके अंडर में थे? सुल्तान के अंडर में थे। मुक्ति क्या था? वॉज जस्ट एन ऑफिसर। जैसे आज की डेट में कलेक्टर है, कलेक्टर का काम क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करके भेजना। वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र का होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि क्षेत्र का मालिक है, लेकिन असल में वो मालिक थोड़ी होता है क्षेत्र का। उसका काम क्या है? उसका काम है टैक्स कलेक्ट करना और सरकार को भेजना। अल्टीमेटली वो तो एक ऑफिसर है। वैसे ही इस केस में भी मुक्ति क्या हुआ करते थे? ये जो इक्तेदार हुआ करते थे, ये एक अफसर हुआ करते थे। ठीक है, अधिकारी हुआ करते थे, और सुल्तान की पूरी अथॉरिटी जो थी वो इनके ऊपर थी। ठीक,
तो ये सारे फीचर्स थे इक्ता सिस्टम के। कौन कौन से फीचर्स थे? इन्होंने एक इक्तेदार बिठाया एक पर्टिकुलर एरिया में, उसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, और कुछ पार्ट अपने पास रख के अपना एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री चलाना। सुल्तान पावरफुल इसलिए हो जाते थे क्योंकि इक्तेदारी जो थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, और इक्ता सिस्टम को हम क्या कर सकते थे? ट्रांसफर कर सकते थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये इक्तेदार हुआ करते थे, इनको भले ही एक भूमि दे दी गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये भूमि उनकी है। भूमि तो वो सुल्तान की होती थी। इनका काम होता था बस रेवेन्यू कलेक्ट करो और सुल्तान को भेजो। ये सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्टर ऑफिसर या अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या था? इक्ता व्यवस्था के फीचर्स। ठीक, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम के फायदे क्या क्या हुए? सबसे पहला, सुल्तान वॉज एबल टू एक्सट्रैक्ट सरप्लस प्रोड्यूस फ्रॉम रिमोट एरियाज थ्रू इक्ता सिस्टम। अच्छा देखिए, सुल्तान अगर अकेले खुद रेवेन्यू कलेक्ट करता तो इतना बड़ा देश था, वो हर जगह कोने कोने में तो नहीं जा सकता। तो इक्ता सिस्टम के कारण उसने कई कई ऐसी ऐसी जगह से भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, या रेवेन्यू कलेक्शन मिल जाता था जो रिमोट एरियाज में होते थे। ये एक एडवांटेज था। इसके अलावा अगर हम बात करें, थ्रू द इक्ता सिस्टम द सुल्तान वॉज एबल टू रिकाउंसिल द एम्बिशियस ऑफ द नोबल्स। देखो क्या होता था, सुल्तान के जो, अगर हम बात करें, जो आमिर वर्ग हुआ करता था, नोबल्स हुआ करता था, इनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा हुआ करती थी। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती थी। ठीक, सुल्तान क्या करता था? इनको इक्तेदार बना करके इनकी महत्वाकांक्षा को क्या कर लेता था? एड्रेस कर लेता था। देखिए, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, तो इन लोगों की, नोबल्स की भी महत्वाकांक्षा हुआ करती थी, तो क्या कर देते थे ये? चलो तुम्हें एक इक्तेदार बना दिया। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें पॉलिटिक्स में, अगर किसी को किनारे लगाना हो तो गवर्नर बना देते हैं। क्या करते हैं? वो गवर्नर ही तो बनाते हैं ना, कि चलो ठीक है तुम नाराज हो तो तुम्हें चलो गवर्नर बना देते हैं। तो वैसे पहले भी चलता था। तो सुल्तान के जो नोबल्स हुआ करते थे, वो जो महत्वाकांक्षी हुआ करते थे, तो उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सुल्तान क्या करते थे? उनको इक्तेदार बना देते थे। इसके बाद बात करें तो इससे क्या हुआ? इट वॉज पॉसिबल टू कीप रिमोट एरियाज कनेक्टेड विद द सेंटर थ्रू इक्ता सिस्टम। अच्छा, जो रिमोट एरियाज हुआ करते थे, उनकी कनेक्टिविटी जुड़ गई किसके साथ? इक्ता सिस्टम के साथ, सेंटर के साथ। ठीक, इसके बाद अगला जो एडवांटेज था, इक्तेदारी सिस्टम क्रिएटेड एन एलाइट एंड नोबल क्लास। देखिए, एक एलाइट और नोबल क्लास जनरेट हुआ इक्तेदारी सिस्टम के कारण। ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया? कई सारी चीजें डिमांड करी। देखिए, जब आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होते हैं तो आपको कई सारी अपनी लाइफ में लग्जीरियस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो पैसे वाले हैं, ठीक है, वो अपने घरों में एसी भी लगवा लेते हैं। ठीक है, वो अपने घर में सारी सुविधाएं रख सकते हैं। क्यों? उनको उन सुविधाओं की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जैसे ये इक्तेदारी सिस्टम के कारण जो एलाइट और नोबल क्लास बना, वो क्या हुआ? इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होने के कारण फिर उसकी डिमांड बढ़ी कि भाई अब लग्जीरियस आइटम होने चाहिए, जिसके कारण कॉमर्शियल ट्रेड काफी बढ़ा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो सामान खरीदोगे आप, सप्लाई होगी। भाई सामान की सप्लाई या उसका उद्योग तभी होगा ना जब मार्केट में डिमांड होगी। अब चूंकि इक्तेदारी सिस्टम के कारण जो नोबल क्लास थी या जो एलाइट क्लास था, उनके पास पैसा आ गया तो डिमांड होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो एडवांटेज था, इक्ता सिस्टम अटैक द फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी एंड द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस केम टू द फोर एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बिकेम पॉसिबल अगेन इन इंडिया एंड अ वास्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए, इक्ता व्यवस्था ने सामंतवादी प्रवृत्ति पर प्रहार किया था। देखिए, सामंतवादी प्रवृत्ति मैंने आपको बताई थी क्या होती है। जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया आपको दे दिया और एक तरीके से आपको सब कुछ वहां का बना दिया। इक्ता सिस्टम में ऐसा नहीं था, याद रखिएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्ता सिस्टम एंड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब एक तरीके से उस पर्टिकुलर क्षेत्र का आपने उसको राजा बना दिया। वो क्षेत्र का वही राजा, वही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, वही लोगों के लिए काम करेगा, वही एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वही मिलिट्री चलाएगा, वो सब करेगा। सुल्तान को बस कुछ परसेंट भेज देगा। ठीक है, तो ये फ्यूडलिज्म हुआ करता था। इक्ता सिस्टम में ऐसा नहीं था। इक्ता सिस्टम में आपका काम था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना,
एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीजों का डायरेक्ट किनसे लिंक था? सुल्तान के साथ। ठीक, तो ये सारे एडवांटेज हुआ करते थे इक्ता सिस्टम के। क्लियर? जिसके कारण क्या हो, देखिए राजपूतों में डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था? इतने सारे सामंत हो गए थे, चौहान अलग लड़ रहे हैं, आपके जयचंद अलग लड़ रहे हैं, कन्नौज वाले, गुर्जर प्रतिहार के ये सब रहे हैं, ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अलग अलग लड़ने का कारण ही तो तुर्कों को फायदा मिला उसका। तो इन्होंने जो फ्यूडलिस्टिक टेक्निक थी उसको खत्म कर दिया। तुम्हारा काम है सिर्फ लैंड रेवेन्यू जनरेट करना, बस। तो यही इक्ता सिस्टम का एडवांटेज थे। क्लियर? आप इनके कुछ एडवांटेज थे तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अब अगला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। इक्ता सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? तो सबसे पहला तो सुल्तान और मुक्ति, इन दोनों के रिलेशन डिपेंड इस चीज पर करते थे कि सुल्तान कितना पावरफुल। देखिए इक्तेदार और सुल्तान के बीच में जो रिलेशन था वो इस चीज पे डिपेंड करता था कि सुल्तान कितने पावरफुल। अगर सुल्तान ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे तो इक्तेदार उनकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया करते थे। ठीक है, सुल्तान का आधिपत्य को वो क्या कर लिया करते थे, सुल्तान इक्तेदार क्या कर लिया करते थे, एक्सेप्ट कर लिया करते थे। लेकिन जब जब सुल्तान कमजोर पड़े, ठीक है, बट इन टाइम्स ऑफ वीक सुल्तान्स द इक्तेदार बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट रूलर। इक्तेदार अपने आप को स्वतंत्र राजा करने लगे, ठीक है, और एक तरीके से अपने आप को डायनेस्टी का रूलर मानने लगे। ठीक, तो सुल्तान के रूल के एंड के बाद वो अपना खुद की पावर स्टैब्लिश करने लगते थे। ठीक, तो यहां पर इक्तेदारों में वही फ्यूडलिज्म वाली एक प्रॉब्लम थी। जब भी कभी जो मेन सेंट्रल लीडरशिप है वो कमजोर होती है, ठीक, तो वहां पर डिसइंटीग्रेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब तक सुल्तान मजबूत है तब तक तो इक्तेदारों की हिम्मत नहीं है कि सर उठा ले। ठीक, लेकिन जहां सुल्तान कमजोर पड़ा तो वहां इक्तेदार क्या होते थे, वो एक अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने का काम करते। और ये सब टाइम पे हुआ है, ये राजपूतों के टाइम पे भी हुआ है, ये दिल्ली सल्तनत के भी टाइम पे हुआ, ये अभी मुगलों के टाइम पे भी होगा। जैसे जैसे सुल्तान या बादशाह कमजोर पड़ेंगे, औरंगजेब के बाद से जितने भी मुगल सुल्तान रहे हैं, सॉरी मुगल बादशाह, सब के सब कमजोर रहे हैं। और उनकी कमजोरी का फायदा कौन उठाएंगे? उनके जो फ्यूडलिस्ट, जो उनके सामंत हुआ करते थे, वो फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो इक्तेदारी सिस्टम का ये एक नेगेटिव पॉइंट। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, द रूलर्स हैड बोथ मिलिट्री एंड रेवेन्यू राइट्स। अब देखिए जो यहां पर बात करें, ठीक है, अब इनको मिलिट्री राइट्स भी हो गए, रेवेन्यू राइट्स भी हो गए, तो नेचर जो हो गया एक्सप्लॉइटेशन का वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। देखिए ये जो इक्तेदार हुआ करते थे इनके हाथ में मिलिट्री राइट्स भी हो गए और रेवेन्यू राइट्स भी हो गए। क्लियर? तो एक्सप्लॉइटेशन जो होने लगा वो बहुत ज्यादा होने लगा था। ठीक, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर इक्तेदारों की पोस्ट जो थी वो हेरिडेटरी बना दी गई थी, मतलब वंशानुगत बना दी गई, जिसके कारण इक्तेदार बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। जिसके कारण जब सेंट्रल पावर डिक्लाइन हुआ तो तुरंत यहां पर देखिए डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ ना, फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद हुआ। कारण इक्तेदारों को जरूरत से ज्यादा पावरफुल बना देना, उनकी पोस्ट हेरिडेटरी कर दी गई, वंशानुगत कर दी गई, और इक्तेदार क्या हो गए, धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होते गए। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन को भी काफी ज्यादा एनकरेजमेंट मिला। ठीक है, इसके कारण से। ठीक, अब यहां पर हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स जिसमें दिल्ली जो सुल्तान रहे हैं इन्होंने इक्ता सिस्टम के ऊपर क्या क्या चेंजेस किए थे। मतलब कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना है, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। चेंजेस मेड इन इक्ता सिस्टम बाय वेरियस दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने इक्ता सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इक्तेदारों को कंट्रोल करने के लिए बलबन ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, ख्वाजा। ये नाम याद रखिएगा, ख्वाजा। ख्वाजा ये ऑफिसर किसको अपॉइंट किया था? बलबन ने किया था। किसके लिए? इक्तेदारों को कंट्रोल करने के लिए कि इनके इनकम और एक्सपेंडिचर पर ध्यान रखा जाए। मतलब ये कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं,
इसके लिए एक अधिकारी बनाया ख्वाजा। इसके बाद अगला बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो छोटे इक्तेदारों को तो खत्म ही कर दिया, और इन्होंने क्या कर दिया था, इन सारे लैंडों को किसमें मिला दिया, खालसा लैंड। खालसा लैंड मतलब गवर्नमेंट लैंड। इसके बाद अगला बात करें तो अलाउद्दीन जो है, ठीक है, वो अब रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे थे लैंड को मेजर करके, मतलब जमीन के टुकड़े को मेजर करके वो रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे थे। ठीक है, इसके कारण हुआ क्या कि जो इक्तेदार हुआ करते थे ये लैंड रेवेन्यू के करप्शन नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब ये जो भू राजस्व का भ्रष्टाचार है ये इक्तेदार नहीं कर पाते थे, क्योंकि अलाउद्दीन क्या करता था, लैंड को मेजर कर लेता था। लैंड को मेजर करके उनके अधिकारी एक आंकलन लगा लेते थे कि इस लैंड से कितना उपजाए या कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये चीज थी। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो गियाजुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, सबसे पहली बार सेपरेट किया पर्सनल इनकम को मुक्तीज की और सोल्जर्स पर जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, ताकि सोल्जर्स की सैलरी को रिड्यूस मुक्तीज ना कर पाए, मतलब ये जो इक्तेदार हैं ये सोल्जर्स की तनख्वाह को कम ना कर पाए, इसलिए उनके पर्सनल खर्चे और जो खर्चा वो सेना के ऊपर कर रहे थे उन दोनों को सेपरेट करने का काम किसने किया, गियाजुद्दीन तुगलक। ठीक है, ठीक। अब इसके अलावा टोटल रेवेन्यू का 1/10 या 1/20 पार्ट तक टोटल रेवेन्यू का ये मुक्तीज को दिया जाता था इक्तेदारों को, ताकि वो सुल्तान से सेटिस्फाइड रहें। देखिए ये लोग क्या करते थे, इक्तेदारों को खुश करने का भी प्रयास करते थे ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो उसका कुछ परसेंटेज वो उनको दे दिया करते। इसके बाद बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने क्या कर दिया था, इक्तेदारों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी थी, गवर्नमेंट के फंड, स्टेट ट्रेजरी से क्या देना शुरू कर दिया था, इक्तेदारों को सैलरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, इसके अलावा सोल्जर्स भी जो थे उनके, मतलब जो उनके सैनिक थे, उनको भी किससे सैलरी दी जाती थी, स्टेट ट्रेजरी से। मतलब अब इन्होंने क्या किया था, ठीक है, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया कि पूरा पैसा आप हमको दो, हम आपको तनख्वाह देंगे और सैनिकों को तनख्वाह देंगे। मतलब आप जितना भी कलेक्ट करो पूरा का पूरा कलेक्शन भेजो हमें, ठीक है, हम इक्तेदारों को भी तनख्वाह देंगे और हम आपको भी तनख्वाह देंगे, सोल्जर्स को। ठीक है, ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इक्तेदारों की पोस्ट हेरिडेटरी कर दी थी, और लोधी शासकों की अगर हम बात करें तो लोधी रूलर्स ने इक्तास को क्या माना था, सरकार। इक्तास को क्या कहते थे वो, एज अ सरकार। ठीक है, और इन्होंने फवाजिल्स के कंसेप्ट को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। क्लियर, तो ये सारे चेंजेस किए थे इक्ता सिस्टम के दिल्ली सुल्तान। ठीक, यहां पर आकर के आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक, आई होप कि आपको अर्थव्यवस्था और इक्ता सिस्टम पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, इक्ता व्यवस्था आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें सिर्फ एक क्लास बच गई है दिल्ली सल्तनत में, वो है जो लिटरेचर है। ठीक है, लिटरेचर वाला पार्ट, म्यूजिक और पेंटिंग, इसके लिए हम कल एक क्लास लेंगे और कल हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के बाद जो हमारा अगला क्लास शुरू होगा वो होगा भक्ति मूवमेंट। ठीक, पहले हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम साउथ में जाएंगे, विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, बाहमनी किंगडम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम मुगलों पर आ जाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखिए आप कमेंट्स करेंगे तो उससे हमारा जो वन वे कम्युनिकेशन है वो टू वे में तब्दील होगा। चीजें समझ में आ रही हैं, देखिए प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करिए। बहुत अच्छे से हमारा ये चैप्टर इंडियन हिस्ट्री चल रहा है और एक एक पॉइंट्स को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रयास है कि एक एक पॉइंट आपका सीक्वेंस वाइज कवर हो जाए। क्लियर, तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।